अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त पार्लियामान की सियासत में भी सिर्फ मुलाकातों का जिक्र है। मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ ने आज सेनेट में भी एहतजाज किया और कहा कि उनकी मुलाकात करवाई जाए बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने गुज़िश्ता रात धरना भी दिया इमरान खान की बहनों के साथ, और उनकी बहनें तो तवातुर से धरना देती आई रही हैं। जो मुलाकात का दिन होता है उनकी शिकायत है कि उनको मिलने नहीं दिया जाता। सुहेल आफरीदी साहब ने आज धरना ख़त्म किया और कहा कि अलीमा खान साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, लिहाजा वो अपना धरना ख़त्म करते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तय किया कि सेनेट का वो इजलास नहीं होने देंगे, वो एहतजाज करेंगे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक कमेटी भी तश्कील हुई जिसमें सेनेट के और कौमी असम्बली के मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से भी हुई है, जिसमें दो उमूर पर बात की जा रही है। एक तो मुलाकात के हवाले से कि वो क्यों नहीं दी जा रही इजाज़त, और दूसरी जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो नेशनल असम्बली में नामजद किया गया है उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवातुर से ये कहती आ रही है कि उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जाती, बावजूद इसके कि अदालत के ऑर्डर्स उनके पास मौजूद होते हैं, या फिर जो फैमिली के मिलने का दिन है उसमें फैमिली को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। इस रवां हफ्ते हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पर खुसूसन अफगानिस्तान और फिर भारत से ऐसे कई तशवीशनाक खबरें इमरान खान साहब के हवाले से आई, जिसके बाद फिर हमने देखा कि आज हुकूमती वज़रा की जानिब से भी ये कहा गया और उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी ये कहा कि वो हशाश बशाश हैं इमरान खान, उनकी सेहत भी बिल्कुल दुरुस्त है, उनको VVIP ट्रीटमेंट दी जा रही है, उनके जो कमरे हैं वो 6 जो पूरी बैरक है वो 6 कमरों पर मुश्तमिल है। वो उसी तरह जो वो कहते हैं कि देसी मुर्गी भी एक मरतबा उन्हें खाने की इजाज़त है, यानी कि हर तरह की सहूलत भी दी जा रही है। फिर हमने ये देखा कि जियो ने ये रिपोर्ट किया कि अडियाला जेल के जो आला हुकाम हैं या जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो कोई भी जेल में यानी अडियाला जेल के अहाते में आता है मुलाकात के लिए, उसको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। अलबत्ता जेल इंतज़ामिया जो बाहर के सारे मामलात हैं उस पर उनके कोई दायरा इख्तियार नहीं, लेकिन बहरहाल मुलाकात तो नहीं होने दी जा रही। इसके पीछे क्या वजह है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये सब कुछ अब हुकूमत के दायरे इख्तियार से भी बाहर है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेट पे पार्लियामानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, ये मुलाकातों के हवाले से जो अब आज हमने सेनेट में भी एहतजाज देखा, क्या वजह है, क्यों मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही? पहले तो ये कहा जाता था कि सियासी मीटिंग्स नहीं हो सकती, वकला बरादरी मिल सकती है, फिर एक वो तरीक़ाकार वज़ा किया गया था, लेकिन फैमिली की भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। क्या समझते हैं, वाई? देखें, ये नज़र तो ये आता है कि इमरान खान साहब को टॉर्चर करने के लिए, उनको कैद तहनाई में रखने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, और ये हर किस्म की आईनी कानूनी बैनुल अक़वामी जो कवानीन हैं उनकी सबकी खिलाफ वर्जी है। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ है, ये जेल बैन के खिलाफ है, ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट के उनके खिलाफ है। लेकिन बहरहाल बदनामी ले रही है हुकूमत और किए जा रही है। आज आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, हमने आज जाके एहतजाज भी किया, जाके स्पीकर के पास हम गए, उनसे भी इल्तिजा की कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप भी कोई इसमें करें, कोई अपना किरदार अदा करें, जो आपकी जिम्मेदारी है निभाएं। हम चेयरमैन के पास भी जाएंगे, तो हम पार्लियामेंट में तो और पार्लियामेंट के बाहर भी हर किस्म का जोर लगाएंगे। आज चीफ मिनिस्टर, आपको पता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मिलने गए थे जी, दुरुस्त, और एक ही दरख्वास्त थी कि आप मिलने तो दें। मिलने में क्या, वो पहले भी मीटिंग होती रही हैं, कोई ऐसा ज़ल्ज़ला नहीं आ गया खुदा न खास्ता। तो क्या अली ज़फ़र साहब, जो वकला हैं इमरान खान साहब के, उनकी भी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हो रही, कोई राब्ता नहीं हो रहा, या कम से कम जेल सुपरिटेंडेंट से कोई राब्ता हुआ हो? देखें, वकला का भी बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं सिर्फ कुछ पिछले महीने में 2 मुलाकातें शायद उनकी बहनों की हुई हैं। ना उनके पास टीवी है, ना उनको न्यूज़पेपर दिया जा रहा है, ना कोई उनकी अपनी वाइफ जो जेल में है उनसे भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उनका जो हक है कि अपने बच्चों से बात कर सके फोन तक पे बात नहीं हो रही। अच्छा, तो हाल तो ये काफी तकलीफनाक है जो इस पोजीशन है। अच्छा, आज ये भी रिपोर्ट हुआ और जियो ने इसको रिपोर्ट किया था
वो कहते हैं कि जो उनके ज़राए हैं जेल हुकाम के, उनका कहना यह है कि जो भी अडियाला जेल के अहाते में आता है मुलाकात के लिए, उसे मुलाकात करने दी जाती है। अलबत्ता जो अहाते से बाहर है उस पर जाहिर है कि जेल इंतज़ामिया का किसी किस्म का कंट्रोल नहीं। अब जहाँ तक हमें इल्म है और हमारे अपने सहाफ़ी, अपने रिपोर्टर्स भी बताते हैं कि ये तो बहुत पहले नाके के ऊपर आप लोग धरना दे रहे होते हैं, वहाँ रोक लिया जाता है। जी बिल्कुल सही बात है कि ये कुछ फासले में रोक दिया जाता है और वहाँ अडियाला जेल तक रसाई भी नहीं होती, लेकिन 1.5 हफ्ता पहले, 8-9 दिन पहले, मैं और मेरे साथ बैरिस्टर गौहर और कोसा साहब जो एडवोकेट हैं हमारे और एमएनए भी हैं, हम तो अडियाला के गेट के सामने कुर्सियां लेके 3 कुर्सियों पे बैठे रहे 6-7 घंटे। ओके। तो ये जो है ये कहना कि बहुत दूर रोक देते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो पहुंच भी जाते हैं उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। और वजह क्या बताई जाती है बैरिस्टर साहब? वजह ये है, वजह कोई बताई नहीं जाती, सिर्फ ये कि आपका आज नहीं मिलने का चांस, अच्छा, आप इंतजार करते रहें। और हम कुछ 6-7 बजे तक शाम को बैठे रहे। तो क्या ये वजह तो कोई नहीं दी जाती और वजह है भी कोई नहीं। तो बैरिस्टर साहब, क्या हुकूमत में से किसी ने, आपकी क़यादत में से किसी को राब्ता करने की कोशिश की हो, किसी किस्म की कोई कंडीशनैलिटीज दी हो कि अगर ये करें तो हम फिर मुलाकात की इजाज़त देंगे, या हम सिर्फ इन लोगों को इजाज़त दे सकते हैं, ऐसा कोई मैसेज? ये देखिए, ऐसा कोई मैसेज आया तो नहीं है। हमारी आज पीके साहब से मुलाकात हुई थी और उनसे हमने कहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। उन्होंने भी कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं लगाई, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और करते हैं अपना जहां तक उनका हो सकता है, लेकिन कोई वजह भी नहीं दी जा रही, ना कोई कंडीशन लगाई जा रही है। हम तो अब इस हद तक तैयार हैं कि आप कम से कम बुकला और उनकी एक बहन को तो मिलने दें, ताकि हमें पता तो चले कि माशाल्लाह एवरीथिंग सब कुछ ठीक है, या कोई उनकी तबीयत खराब है, या क्या वजह है कि वो हमें मिलने नहीं दे रहे। क्योंकि अगर उनको ये डर लगता है कि बाहर पैगाम आते हैं तो वो तो एक अलग स्टोरी है, वो तो उसका ताल्लुक इस वक्त की हाल से कोई नहीं है जो जब से ये सोशल मीडिया पे न्यूज आई है और हमें परेशानी हुई है। अच्छा, और ये जो सोशल मीडिया की न्यूज़ है, इसके हवाले से आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और ये एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बिल्कुल अल्लाह करे यही हो पोजीशन, लेकिन पोजीशन हम जो कह रहे हैं कि आप जो भी बयान कर रहे हैं आप उसकी वजाहत करा दें। आप हमारे में से किसी को भेज दीजिए, वकला में से किसी को भेज दीजिए। उसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं नजर आता कि क्यों नहीं मिलने दे रहे। तो बैरिस्टर साहब, क्योंकि देखिए किसी किस्म का कोई राब्ता इमरान खान साहब से तो नहीं हो रहा था, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, ना ही इस्टेब्लिशमेंट का, ना ही किसी किस्म की कोई मैसेजिंग हो रही थी कि जिसमें ये कहा जाए कि उनसे कोई दरकार है कि वो मान जाएं या कोई डील ऑफर की जा रही हो। अब इस वक्त क्या ऐसे मामलात हुए हैं, 27वीं तरमीम भी हो चुकी है, आपकी पार्टी की नज़र में और आपकी नज़र में क्या वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से इन मुलाकातों का सिलसिला एकदम रोका गया? इज इट द ट्विटर हैंडल, अलीमा खान साहिबा के बयानात, क्या है? ये तो हुकूमत में या जो उनके जो पीछे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉर्चर है। मैं उसको कानून की निगाह से देखता हूं और मेरी नजर में ये इसको कहते हैं आइसोलेशन में रखना, यानी कि आप कह दे तहनाई में, और ये टॉर्चर समझा जाता है, बहुत बड़ा टॉर्चर समझा जाता है और इसको कंडेम किया है पूरी दुनिया ने। तो ये मुझे एक वजह नजर आती है टॉर्चर की, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉर्चर। अली जफर साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं बैरिस्टर अली जफर, पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में तहरीक इंसाफ के। 27वीं तरमीम के बाद मैं सिर्फ कानूनी तौर पर आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है, उस फैसले के हवाले से तौहीन अदालत जो है वो अलीमा खान साहिबा ने रुजू किया उसके लिए, तो ये इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा या ये किसी और बेंच में जाएगा? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन बनती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही ये मामला होगा, और अगर उसकी अपील करनी हो फिर आईनी बेंच, आईनी कोर्ट जो नया बना है जी, उसमें हो सकता है वो एक अपील पेंडिंग है उसमें भी,
जो की गई है पिछली कंटेम्प्ट के ऑर्डर के खिलाफ। ओके, तो ये बात तो एक है कि कानून में हम कानूनी जंग तो लड़ेंगे, लेकिन वो बदकिस्मती से कानून भी अपना हाथ नहीं आगे बढ़ा सकता। जो अदालत के फैसले हैं वो भी माने नहीं जा रहे। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइएगा कि क्या ये फैसला कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि कहीं भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने अगर आप लोगों के केस लगते हैं तो उसमें आप लोग पेश होंगे या नहीं, बिकॉज 27वीं तरमीम को आप मुस्तरद कर चुके हैं? लेकिन इस पे मुख्तलिफ राय हैं। एक तो राय ये है जो भी है, और वो ये है कि आपकी अगर एक आईनी कोर्ट बन गया है तो आप एक यकतरफा, अगर आप पेश नहीं होंगे तो यकतरफा फैसला हो जाएगा। अगर आप पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे तो आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपना सारी बहस कर सकें, और उसके बाद अगर वो फैसला आपके खिलाफ भी होता है तो कम से कम तारीख में तो लिखा जाएगा और उसको तारीख तो जज करेगी, तारीख फैसले पे अपना फैसला देगी आगे। लेकिन अगर आप पेश ही ना हो तो फिर आप एक तरफा फैसला होगा, उस तारीख उसको याद नहीं रखती। ओके, आपको याद होगा कि आईनी बेंच ने थे 26वीं तरमीम के खिलाफ, तो हम 26वीं तरमीम के भी खिलाफ थे, लेकिन आईनी बेंच के सामने ही बहस हो रही थी उस मामले में। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक मौका तो है कि आप पेश हो, दूसरा है कि आप ना पेश हो, आप लिजिटिमेसी देंगे और आप कार्रवाई यकतरफा होने दें। वो एक सिर्फ ये भी व्यू है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन दोनों व्यूज में भी हमने कोई जजमेंट नहीं दी अपनी। अच्छा, अपना फैसला नहीं किया। अच्छा बैरिस्टर साहब, क्योंकि आप लोगों की मुलाकात हुई, आपने कहा कस्टोडियन ऑफ द हाउस है स्पीकर नेशनल असेंबली, तो वाज ही फोर्थकमिंग? कुछ उन्होंने वादा किया हो दोबारा मिलने की, कोई आप लोगों ने तारीख तय की हो कि कब तक आपको जवाब मिल जाएगा? हम सोमवार को तो हम जाएंगे चेयरमैन के पास भी, और जो वादा तो उन्होंने कोई टाइमलाइन तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस हद तक कहा था कि हम कोशिश करेंगे। अच्छा, ये तो मुलाकात की बात हो गई। एंड व्हाट अबाउट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली? वो अभी उनके पास मैटर सारे पेंडिंग है नेशनल असेंबली में। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की वो स्पीकर साहब के पास इख्तियार है, और उन्होंने अभी फैसला करना है उसके ऊपर। तो हमने उनसे बात की थी जरूर, और उनसे दोबारा इल्तिजा भी की थी कि आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बगैर नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों नहीं चल सकते, वो इनकम्प्लीट हैं। तो आप जरूर इस पे जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन करें ताकि हाउस कंप्लीट हो, लेकिन कोई हमें उस पर भी टाइमलाइन नहीं दी गई। ओके, क्योंकि पहले हुकूमत ये कह रही थी कि आप लोग नाम पर गौर करें और इस नाम को तब्दील करें, क्योंकि वो महमूद खान अचकज़ई साहब के नाम पर एतराज़ात हैं। तो इस हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है, या ये भी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद ही तय किया जा सकेगा? इस सवाल में ही आपका जवाब है, क्योंकि ये फैसला बानी चेयरमैन जो हमारे हैं पीटीआई के, उन्होंने किया था, और ये फैसला तब्दील भी वही कर सकते हैं। ओके, सो ये मामलात इस तरह से रहेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त पार्लियामेंट इन सेशन भी है, जॉइंट सेशन भी बुलाया गया है, कानून साजी है अक़लियतों के हवाले से, जिसका कि जिक्र था कि कुछ बिल्स हैं जो कि पास किए जाएंगे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के एब्सेंस में ये सब कुछ आराम से हो सकता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखें, ये जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का पोस्ट है उसका ये तो मतलब नहीं है कि कानूनी तौर पे बिल पास नहीं हो सकता। बिल तो पास हो सकता है, उसकी तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपका अगर कोई कानून साजी करनी है तो आप मेजॉरिटी से कर सकते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट्री रवायत हैं, जो ट्रेडिशन हैं, जो एक कंपल्सरी एक कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि ऑपोजिशन के बगैर अगर आप बिल पास करेंगे तो वो बिल की कोई अहमियत नहीं होगी, और वो एक पब्लिक बिल नहीं समझा जाएगा, अवाम का बिल नहीं समझा जाएगा। ये ट्रेडिशन है, कानून नहीं, ये एक रवायत है। ओके, आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ अली ज़फ़र साहब कि किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज में आगे जाने को तैयार है अगर उसकी मुलाकात नहीं करवाई जाती इमरान खान साहब से? मेरा ख्याल है आप देख ही रहे हैं, सारी कौम देख रही है कि ये एहतजाज का जो टेम्पो है और जो उसकी जो जज्बात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पे जिस ऐसा दिन गुजरते जाएंगे ये एहतजाज की तहरीक भी बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। चंद दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से जाने वाले बैरून मुल्क मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और पिछले इस रवां हफ्ते तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स की तस्वीर शेयर की गई सोशल मीडिया पर रोते हुए कि उनको रोक लिया गया है, ऑफलोड कर दिया गया है। कई ये शिकायत हैं कि मेहनत कश को जाने नहीं दिया जा रहा, यानी कि जो जॉब के घर से बाहर जा रहे हैं तमाम तर दस्तावेज़ात होने के बावजूद उनको रोक लिया गया है। तो असल कहानी क्या है? क्या वाकई लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसपी मोहम्मद शोएब खान साहब, डेप्यूटी डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। शोएब साहब, क्या मामला है? क्या आप ये कह सकते हैं कि आजकल ऑफलोडेड मुसाफिरों की जो तादाद है उसमें इजाफा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका मुझे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, और आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके ऊपर लोगों को अवेयरनेस देना और लोगों को इसके बारे में बताना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना इंतहाई ज़रूरी है। और बिल्कुल ये जो ऑफलोडिंग की बात जो आप कर रही हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसमें एज सच किसी किस्म की भी कोई सच्चाई नहीं है। ये एक प्रोपोगेंडा है, एक कंपेन है जो कि बड़ी एक सिविरिटी के साथ एक इनिशिएट की गई है। आई डोंट नो कि किन मोटिव्स के तहत की गई है, लेकिन इसमें किसी किस्म की भी कोई भी सच्चाई नहीं है, या कोई हमारे को FIA का सच कोई एजेंडा या एयरपोर्ट्स के ऊपर कि हमने किसी को ऑफलोड करना है या किसी को उतारना है या जहाज़ से नीचे किसी को बाहर नहीं जाने देना। देखें, पाकिस्तान में रेमिडेंस आना चाहिए, वो एंड वी डेस्परेटली नीड दैट। हमें वो चाहिए, हमें उसकी ज़रूरत है। और जब उसने पाकिस्तान में आना है तो हम वाई वुड बी, मतलब कि एक पॉलिसी और हम उसके अगेंस्ट FIA क्यों जाएगी? सो ये प्लीज मैं इसको मुकम्मल एक कहूँगा कि एक कंपेन है जो कि इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि ऑफलोड हुए हैं उन्होंने अपने दस्तावेजात तक डाले हैं। अब आई डोंट नो क्या FIA इस पर तहकीकात कर रही है कि ये क्यों सोशल मीडिया पर कैंपेन कौन चला रहा है? बिल्कुल, मैं आपको इस पे बताता चलूं। देखिए, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कौन लोग हैं जो कि ये कंपेन चला रहे हैं, किन वेबसाइट्स के ऊपर चला रही है ये कंपेन सामने आ रही हैं। पिक्चर जो फेक AI जनरेटेड पिक्चर्स हैं वो सामने आ रही हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। एयरपोर्ट के ऊपर कोई डिफरेंट किस्म की कोई वीडियो या इस तरह जो पिक्चर्स हैं मुझे सामने आ रही है, उसके ऊपर बिल्कुल FIA ने अपना जो क्रैकडाउन है, अपना जो एक्शन है उसको इनिशिएट किया है। और जो हमारी NCI है उसके ऊपर हमने प्रॉपर इन केसेस को रिकमेंड किया, रेफर किया, और इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल जो FIA है वो मुकम्मल इसको डिग आउट करने की कोशिश भी कर रही है और इसको डिग आउट करेगी कि वाई दिस कंपेन हैज़ बीन इनिशिएटेड। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी इसलिए है कि एक डिफरेंट किस्म कैटेगरी के वीज़ा जो हैं जो कि लगते हैं, कोई स्टूडेंट वीज़े पे बाहर जा रहा है, कोई विजिट वीज़े पे बाहर जा रहा है, कोई वर्क परमिट के ऊपर बाहर जा रहा है, कोई बिजनेस वीज़ा के ऊपर बाहर जा रहा है। तो जो लोग भी इन वीज़ास के ऊपर बाहर जा रहे हैं, वैलिड वीज़ास के ऊपर, वैलिड ऑथराइजेशन के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने कंप्लीट पेपर्स के साथ जा रहे हैं और बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो FIA बिल्कुल भी किसी किस्म के ऐसा कोई चीज़ नहीं है या कोई क्रैकडाउन या कोई स्टेप नहीं उठाया हुआ कि हमने किसी को ऑफलोड करना है या हमने किसी को जहाज से नीचे उतारना है या कुछ ऐसा करना है। देखिए, एहतियात बरती जाती है, हम एहतियात करते हैं, चीज़ों को देखा जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, पेपर्स को वेरीफाई किया जाता है। उसकी वजह देखिए, उसका एक प्रॉपर एक बैकग्राउंड है। जैसे ग्रीस जैसा एक ग्रीस बोट इंसिडेंट हुआ, एक रीसेंट इंसिडेंट है जी, बिल्कुल। और फिर उसकी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि वो सामने आए हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते शोएब साहब कि इस्लामाबाद से कोई भी ऑफलोड नहीं किया जा रहा होगा। जो किया जा रहे हैं फिर उनके हवाले से बताएं कि ऑफलोड की आई डोंट नो कि व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म ऑफलोड। ये देखिए, इसमें अगर कोई वांटेड है, कोई कोर्ट की तरफ से वांटेड है या किसी FIR के अंदर वांटेड है या उसका एग्जिट लिस्ट के अंदर नाम है, उन लोगों को बिल्कुल रोका जाता है। उनको हम रोक लेते हैं कि जो हमारे पास जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमारे पास वांटेड लोगों की लिस्ट होती है, तो जब वो बाहर जाने की या मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं उसको हम एक रोक लेते हैं। दूसरा, प्रॉपर जो FIA के जो काउंटर्स हैं जो एयरपोर्ट के ऊपर हो रहे होते हैं, जो चल रहे होते हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल जो शिफ्ट्स चल रही होती हैं, वो बड़े जो प्रोफेशनली जो ट्रेंड जो ऑफिसर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, प्रॉपर निगरानी और सीनियर ऑफिसर्स की निगरानी में, जैसे आई एम लुकिंग आफ्टर द इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो उसके अंदर ये है कि उसके वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जांच पड़ताल की। अब उसमें बहुत सारी वीज़ा के ऊपर स्टैंप्स ऐसे आ जाती हैं कि स्टैंप्स फेक लगी होती हैं या उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं होती है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे
स्टूडेंट वीजे पे लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं और ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर उनके एडमिशन होते हैं जो यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ पेपर्स के ऊपर यूनिवर्सिटी क्रिएट की जाती है, फिर उसके ऊपर एक स्टूडेंट वीजा दिया जाता है और फिर देखिए आप उस जो बाहर जा रहा है, जो बच्चा बाहर जा रहा है, उसका स्टूडेंट होने के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसने तो 7-8 साल पहले 6 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी हुई है और एकदम से और बाहर के मुल्क और हमारी ऑलरेडी जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रेजेंस है यहाँ पे एम्बेसी जब उसके ऊपर वेरिफिकेशन की जाती है तो वो यूनिवर्सिटीज तो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं की जाती। अच्छा। तो उसके पीछे क्या मकसद है? तो इस किस्म के जो लोग हैं उनको रोका जाता है और ये रोकना इसलिए भी जरूरी है कि बाद में जो पाकिस्तान में उनके जो पेरेंट्स हैं, बीच में जो फैमिलीज हैं, उनको अब बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए कि बाहर जाके उनको बैठा लिया जाता है, उनके पासपोर्ट्स उन लोगों से ले लिए जाते हैं। अच्छा, फिर उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है, पाकिस्तान से मजीद पैसे बजाए जाते हैं, उनको मारने की वीडियोस पाकिस्तान के अंदर भेजी जाती हैं, फिर माँ बाप मजीद परेशान होते हैं, वो अगेन दे कम बैक टू द FIA कि भाई अच्छा। ये चीज हो रही है और ये हमारा बच्चा इस तरह फंस गया। या फिर ये हो गया, या फिर आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहां पे उस मुल्क की जो इमिग्रेशन है वो आपको एयरपोर्ट पे रोक लेती है, उसी टाइम आपको वो एयरपोर्ट से वो लोग जो है वो डिपोर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी कदर में कमी आती है। सही। आप देखिए लेकिन कि हम वो कंट्रीज जो हमें 24 घंटे कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी, 2 एग्जांपल्स मैं भी कोट करना चाहूंगी। एक तो जो आपने कहा ना कि स्टूडेंट्स के वीजा के स्टैम्प्स गलत लगे हुए होते हैं या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती यूनिवर्सिटीज, तो यही स्टूडेंट्स या लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि फिर जो कंसर्न्ड कंट्री है उसका वैलिड वीजा इनके पासपोर्ट पे फिर कैसे आ गया? देखिए अगर वो जो उस कंट्री का जो वैलिड वीजा है वो पेपर डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर वो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की होती है, कागज के ऊपर क्रिएट की होती है यूनिवर्सिटी। अब जब वो कागज के ऊपर यूनिवर्सिटी क्रिएट की हुई है उसके ऊपर वो वीजा तो दे देते हैं, वो वीजा तो उसके ऊपर लग जाता है, लेकिन जब आप यहां से हम जा रहे होते हैं, जब हम यहां से अपनी एम्बेसीज के जरिए या हमारे जो कमर्शियल अटैची होते हैं उनके जरिए जब हम उसकी वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, जब उसकी प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि वो कितनी पुरानी है, उसको कितना अरसा हो गया, उसमें कितना स्टूडेंट है। ये कौन सी कंट्रीज है? क्योंकि ये यूरोप और अमेरिका तो हो नहीं सकते, उनका जो वीजा देने का निजाम है वो तो इंतहाई सख्त है। वो तो देखते हैं कि आखिर जहां पर आपने अप्लाई किया है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है नहीं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि ममालिक जो हैं वो पेपर पर दे देते हैं वीजा और वहां सिरे से वो यूनिवर्सिटीज नहीं होती। तो ये कौन से ममालिक हैं जो वीजा दे रहे हैं? मैम इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल है। इसी तरह जो वर्क वीजा जो है, कंपनीज भी समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो जो कंपनीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती या नई कंपनीज बन रही होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एज अ ट्रांजिशन रूट उस कंट्री को यूज करना होता है, उसके ऊपर वो पेपर क्रिएट किया जाता है या उसको वीजा कर दिया जाता है। जब उसको वीजा कर दिया जाता है, देखिए अभी जो वीजा देना या ना देना वो अगर इमिग्रेशन और उसके अंदर एक अलग उस मुल्क में या उसके सेटअप के अंदर कोई फर्क होगा या जो भी वट एवर द थिंग इज, लेकिन हमारे एंड पे हमें उसको कवर करना है, बजाय इसके कि अगला मुल्क उसको डिपोर्ट करे। हम उसको अगर पहले थोड़ा बहुत उसको देख सके, उसको जान सके और उसको हम कर सके ताकि किसी भी किस्म की जो ग्रीन पासपोर्ट के लिए जो एम्बैरेसमेंट है उससे हम रोक सके, तो उसके लिए प्रॉपर होमवर्क किया जाए। ओके शोएब साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं डेप्यूटी डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद PSP मोहम्मद शोएब खान। शोएब साहब, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने कहा कि एक ऑफिशियल्स ट्रेंड हैं, वो काम कर रहे हैं, दे डोंट वांट कि ग्रीन पासपोर्ट की किसी भी सूरत बदनामी हो कहीं, और वहां से डिपोर्ट होने से बेहतर है कि यहाँ पर चेक कर लिया जाए। ऐसे ही एक हमारे साथ एक पैसेंजर हैं जो कि बताते हैं को ऑफलोड किया गया था, नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद बट फ्रॉम लाहौर। मोहम्मद खुर्रम इनका नाम है, इनकी इजाज़त से मैं इनका नाम ले रही हूँ। खुर्रम साहब, आप बताना पसंद करेंगे कि आप को कब ऑफलोड किया गया और क्या बता करके ऑफलोड किया गया था और जा कहाँ रहे थे आप? मैं मिस ईरान जा रहा था, मशहद। ओके। और मैं जियारत पे जा रहा था इमाम रजा की, और अयाम फातिमिया के लिए मैं जा रहा था कुम में। ठीक। और मेरा ताल्लुक है अहले तशय्युई फिक़ा से, तो मैं उनके लिए जा रहा था और मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थी, मेरे पास वैलिड वीजा था और जियारती वीजा था जो मिलता ही ग्रुप वालों को है। ठीक है। और यानी विदाउट ग्रुप वो फैमिलीज भी हैं उनको नहीं मिलता। ओके। ठीक है। और मेरे पास प्रॉपर जो होटल बुकिंग थी, रिटर्न टिकट थी मेरे पास, और तकरीबन जो है मेरा इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आई थी वो लमसम 2.5 लाख के करीब आई थी। अच्छा, तो क्या ग्रुप में से सिर्फ आपको ऑफलोड किया गया और किसी को नहीं किया गया? मैम उसमें ये था कि वो ग्रुप्स वाले भी जो आ रहे थे ना, उनको भी नहीं वो छोड़ रहे थे, वो हमारे पास आए। यानी हम इमिग्रेशन काउंटर पे जो पहुंचे
तो उन्होंने आगे बोला जी फ्रेश पासपोर्ट वाले जो है ना सारे इस तरफ आ जाए। ठीक है। तो उन्होंने हमें अलग किया। अलग करने के बाद उन्होंने देखा जी फ्रेश पासपोर्ट, उन्होंने पहले आदमी मुझे ये बोला कि आप नहीं जा सकते। तो मैंने उनको पूछा कि क्या रीजन, उन्होंने फ्रेश पासपोर्ट है। फ्रेश पासपोर्ट बताया और इसके मैं बेसाख्ता हंसा भी। मैंने कहा ये क्या लॉजिक हुआ कि ये क्या पासपोर्ट जो है ये फेक है या ये लीगल नहीं है। तो मैंने उनसे ये बात पूछी भी। अच्छा, तो जिनके थ्रू आप जा रहे थे, यानी जाहिर है कि ये तो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, चाहे आप उम्रे के लिए जाएं या फिर आप ज़ियारतों के लिए ईरान जाएं, तो फिर उनसे आपने राब्ता किया? जी जी, मैंने उनको सारी सूरत हाल बताई थी। असल में ना जो यहाँ पे ईरान के लिए जो फ्लाइट चलती है वो सिर्फ एक ही है, आपकी वीक में 1 है। ठीक है। तो अब मेरा जो ग्रुप था वो 15 नवंबर को चले गया था। अब उसमें जो है ना मुझे सीट नहीं अवेलेबल थी। और भी कुछ लोग थे मेरे ग्रुप के, वो जो है वो फिर उनकी सबकी जो सीट्स हुई थी वो 22 को बुक हुई थी। तो उन्होंने मुझे आपको देखिए, आपने कहा रीजन फ्रेश पासपोर्ट बताई गई, तो खुर्रम साहब क्या आप वहां से कहीं और का भी आपके पासपोर्ट पर वीजा था? आप कहीं और भी जाने वाले थे? नहीं, मेरे पास सिर्फ जो है ईरान का वीजा था और ईरान का ई वीजा था, ज़ियारती वीजा था, वैलिड वीजा था, ओरिजिनल था। और वो जो है ना मुझे कुछ दिन पहले ही मिला हुआ था। ओके शोएब साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास इनके कवायफ नहीं है कि जो आप देख करके एग्जैक्टली बता सके, लेकिन इस किस्म की बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। मैं इसके ऊपर मैं नादिया बिल्कुल इसके ऊपर बताता चलूँ। सबसे पहले तो ये लाहौर का केस है, तो लाहौर अथॉरिटीज़ आर इन बेटर पोजीशन कि वो इसके ऊपर आंसर कर सके। लेकिन मैं इसके ऊपर जो चीज़ ऐड करना चाहूँगा, देखें दानिस्ता या गैर दानिस्ता किसी भी किस्म की अगर कोई गलती की है FIA ऑफिशियल्स की तरफ से है, चाहे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे है, चाहे वो लाहौर एयरपोर्ट पे है, चाहे वो कराची एयरपोर्ट पे है, तो देयर आर प्रॉपर अथॉरिटीज़। आप जो जोन के डायरेक्टर्स हैं, आप वहाँ पे इन राइटिंग कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बड़ा सख्त जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो बड़ा सख्त है। इनकी प्रॉपर इंक्वायरीज इस चीज़ के ऊपर इनिशिएट होती हैं और किसी भी किस्म की कोई जो गलती है उसकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो ऑफिसर है उसको प्रॉपर उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है और प्रॉपर उसको एक एग्जांपल्स भी सेट की जाती है, ताकि किसी भी किस्म की किसी भी वजह से ये इशू प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखिए मेरी बात सुने, मैं इस वजह से ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है राइट नाउ, ये जो एक कंपेन एक चल रही है, यहाँ जो एक चीज़ क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से फैमिलीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। हमारे डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं, हमारे जेन्युइन स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं। अभी जिस तरह ये ज़ियारत की बात करें, ईरान जा रही हैं फ्लाइट्स, इराक फ्लाइट्स जा रही हैं, तो लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। मेरा इसमें बड़ा क्लियर कट जो मेरा मौक़िफ़ जो है, बल्कि पूरी FIA के बिहाफ पे भी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी किस्म के भी कोई भी आपको ये लगता है कि FIA ने या किसी किस्म की कोई भी ज़्यादती की है, तो एक तो आप इमीडिएटली we have the forums, we have the FIA offices, we have a headquarter in इस्लामाबाद। किसी किस्म की आप कंप्लेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह एक तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। दूसरा ये है कि आप बिल्कुल किसी किस्म का ये जो पैनिक है इस चीज को ना, आप बिल्कुल जो लीगल जा रहा है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, जो रूटीन में आ रहा है, रूटीन में जा रहा है, उसको बिल्कुल घबराने की या किसी किस्म की सोच दिमाग में लाने की उसको जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह वी विल फुली फैसिलिटेट देम। हर एयरपोर्ट के ऊपर FIA का इंचार्ज बैठा होता है, तो आप उसको इन राइटिंग दे सकते हैं। और रूटीन में देखिए गलतियां महकमे ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रही थी, जहां पे गलती होती है तो वहां का उसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म भी बना हुआ है, सजा और जज़ा। और हम खुर्रम साहब, अब आप जो है वो राब्ता कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया कि आपने अपना किस्सा बताया। इसी तरह से शोएब साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, जो वर्क वीजाज पर जाते हैं, जैसे अगर आप UAE जाते थे या गल्फ कंट्रीज में जाते थे, यू नीडेड अ प्रोटेक्टर ऑन योर पासपोर्ट कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा है, तो क्या इसके अलावा भी किसी हुकूमत के दस्तावेज की ज़रूरत है फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर वो जो कि काम के गर्ज से जा रहे हैं? क्योंकि अक्सर लोगों की स्टोरीज ये भी हैं कि हमें इसलिए नहीं जाने दिया गया कि वो कहते हैं कि फलाना पेपर जो पाकिस्तान की हुकूमत देती है वो आपने नहीं लिया। ये जो वर्क परमिट्स हैं और ये जो वर्क परमिट के ऊपर जा रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर हमारा एक प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर की उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है। देखिए जब एक प्रोटेक्टर प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके ऊपर स्टैंप लगा रही है, उसको ऑथोराइज कर रही है, देन जब एक उसको प्रॉपर इसको ऑथोराइजेशन है, जो एम्बेसी है उस एम्बेसी का लेटर साथ लगा हुआ है, जो वर्क परमिट है, जो कंपनी है उसका लेटर साथ है, फिर जो मुतलका मुल्क है उसके एम्बेसी ने उसको वेरीफाई कर दिया, फिर हमारी जो हमारा जो कमर्शियल अटैची है उस मुल्क के अंदर उसने उस चीज़ को वेरीफाई कर दिया, प्रोटेक्टर की स्टैंप उसके ऊपर
ऊपर लगी, जब ये सारी चीजें उसके ऊपर लग जाती हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन हर लिहाज से, कोई स्टैंप फेक नहीं है, वीजा जेन्युइन है और प्रॉपर उसके ऊपर उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है कि ये इसकी रिहाइश होगी, यहाँ पे रहेंगे, तो उसको किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन की, मेरा ख्याल है जहां तक मेरा, इसको किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह वो एयरपोर्ट्स पे आए और आप जाएं, बिल्कुल ये हमारे मुल्क के लिए रेमिटेंस का एक बहुत बड़ा सोर्स है एंड वी विल फुली फैसिलिटेट देम ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। शोएब साहब, और एक चीज लेकिन जो कि होती है, जो अभी हाल ही में कई सहाफियों के साथ भी हुई, मैं से भी जानना चाहती हूँ, कोई भी पाकिस्तान का शहरी जिसका नाम स्टॉप लिस्ट के ऊपर हो, PNIL पे हो, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर हो, तो ज़ाहिर है FIA को इमिग्रेशन पर सब मालूम होता है और इसीलिए वो रोक लेते हैं। क्या कोई तरीकाकार ऐसा नहीं है कि जिनके नाम हैं, ज़ाहिर है उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नंबर्स आप लोगों के साथ शेयर होते हैं, कि उनको पहले से SMS कर दिया जाए, कुछ इंटीमेशन दी जाए, क्योंकि वो बेचारे बुकिंग करते हैं, जाते हैं एयरपोर्ट, पता चलता है जी आपका नाम तो स्टॉप लिस्ट पर है, आप यहाँ से फ्लाई नहीं कर सकते। देखिए इसमें ये होता है कि जिस अदारे ने या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो पुलिस की तरफ से है या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसका स्टॉप में या एक ECL में या PNIL के अंदर कोई नाम डाला है, तो एक तो वो वो डिपार्टमेंट खुद भी उनको इन्फॉर्म कर देता है और उनको, और दूसरी बात ये कि उनको खुद भी पता होता है, और अगर वो एयरपोर्ट उसके बावजूद भी, देखिए दिस इज़ ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। अब हमें इस चीज़ के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि वो बंदा जो है जिसका ECL में या PNIL में नाम है, तो उसने किस एयरपोर्ट से जाना है या वो किस सिटी के अंदर है, तो ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान, या वो इंटरपोल के अंदर वांटेड है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डाटा आता है जो कि सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, वो पूरा ऑल पाकिस्तान वो सिंक है। अगर वो बंदा पाकिस्तान के अंदर वांटेड है तो इन एनी केस जो है इमिग्रेशन का जो काउंटर है उसको वो क्रॉस नहीं कर सकता, उसने वहां पे रोकना ही रोकना है। और FIA का काम ये है कि वो इमिग्रेशन जो काउंटर है उस बंदे को वहां रोकेगा और जिसको वो रिक्वायर्ड है उसके हवाले किया जाता है बस। लेकिन ये एक निजाम कर लीजिए, क्योंकि ये लोगों के लिए सहूलत के लिए कोई बात नहीं अगर वो स्टॉप लिस्ट में है, लेकिन इंटीमेट अगर पहले से हो जाए तो वो इस दर्द-ए-सरी से भी ना गुजरें कि वो टिकट्स भी बुक कराएं और एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां जाकर पता चले सॉरी जी आप तो ट्रैवल ही नहीं कर सकते। बेहद शुक्रिया शोएब साहब फॉर कमिंग शो, और आपने बहुत सारे इसका जिक्र भी किया। इस पर अब FIA तहकीकात कर रही है कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि बड़ी मिकदार में मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत खबर है, ऐसा कहना है शोएब साहब का, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद हैं। और यही आपने लाहौर के डेप्यूटी डायरेक्टर का भी मैसेज देखा होगा, आजकल बहुत सारी खबरें फेक भी हैं और बहुत सारी तस्वीर AI जनरेटेड भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इजाज़त दीजिए कल तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।